हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज से अपन रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अपन प्रत्येक लेक्चर में 10-10 क्वेश्चंस को अलग अलग चैप्टर से लेंगे जो रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में तकरीबन अभी 20 दिन बचे हुए हैं और इन 20 दिनों में अपन 20 क्लासेस लेकर तकरीबन 200 क्वेश्चंस को करेंगे और एक अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ उठाऊंगा। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखिए माना कि जो दो संख्याएं हैं वो अल्फा और बीटा है। तो अपन ने कही जो दो संख्याएं हैं वो अल्फा और बीटा हैं और इन दोनों का योग कितना दिया गया है, तो इन दोनों का योग दिया गया है 16। और फिर क्या, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल दिया गया है ना, वो दिया गया है 63। तो अपन से पूछा है इन दोनों संख्याओं की व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग क्या कहलाता है, व्युत्क्रम का योग कहलाता है जैसे अल्फा है तो 1/अल्फा प्लस बीटा है तो 1/बीटा, इन दोनों का योग कितना होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आएगा और जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन में अपन को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 दी गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 63 दी गई है। तो 16/63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 450 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस में 450 जो संख्या दी गई है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 450 को किस प्रकार लिखेंगे, 40-50 लिखा हुआ है ना ये। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 405 गुणे 10, और 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब आगे क्या कर सकते हैं, ये जो 405 है ना ये 81 गुणे 5 है, गुणे 2 और गुणे 5। 81 का तो आपको पता ही होगा, ये 3 पे पावर 4 है और ये 2 पे पावर 1 है और ये 5 पे पावर 2 है। तो इतना आपको समझ में आया। अभी ये जो संख्या दी गई है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 40-50 संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 पे पावर 4 है अर्थात सम संख्या की है, 5 पे पावर भी 2 की है अर्थात सम संख्या की है, लेकिन जो 2 पे पावर है ना वो 1 की है। तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं किसी भी संख्या के, अगर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके जो पावर है वो 2 होगी या 2 का मल्टीपल होगी, अर्थात कोई सम संख्या होगी। जैसे 3 पे पावर 4 की है, 5 पे पावर 2 की है, 2 पे पावर 1 की है। तो इसको अपन को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें अपन 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा अर्थात 2 पे पावर 1। तो अब 2 पे पावर 1 है और 2 पे पावर 1 है, घातें जुड़ जाएंगी, 2 पे पावर 2 हो जाएगी। तो अपन ने यहाँ पर भी 40 और जो 50 दिया गया है इसमें 2 का गुणा कर। तो अब ये संख्या पूर्ण वर्ग बन चुकी है, क्योंकि जो सारे गुणनखंड दिए गए हैं उनकी जो पावर है वो सम है। अब यहाँ से देखिए अपन को इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जितनी भी पावर दी जाए इन अभाज्य गुणनखंडों की, उनकी पावर को आधा करके गुणा में लिख देना है। जैसे 3 पे पावर 4 है तो इसको सिर्फ अपन को लिख देना है 3 पे पावर 2। 2 पे पावर 2 है तो 2 पे पावर 1 कर देना है और 5 पे पावर 2 है तो मात्र 5 पे पावर 1 कर देना है। इसको सॉल्व कीजिए, 3 का 9, 9 दूनी 18 और 18 पंचे 90। 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए है। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है कि 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अपन ने ये फॉर्मूला बहुत छोटे से पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। रख दो वैल्यू। तो यहाँ पर 34 प्लस 16 हो जाएगा कितना, 50, और 34 में से 16 जाएगा तो होगा 18। अब इसको सॉल्व करूँ तो 18 पंचे 90, 900। और अपन से क्या किया कहा गया है कि इसका जो अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 90 का 900 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 900 का वर्गमूल होता है 30। तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। कहा गया है कि 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल हो। अर्थात प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर अपन जो संख्याएं दी गई हैं उसमें से 4 को घटा दें तो वो संख्या 7, 11 और 13 से डिवाइजेबल हो जाएंगी। 7, 11 और 13 से अगर अपन 4 को घटा दें तो सब में से 4 को घटाओ। ये दिया गया है 9999, तो इसमें से 4 घटाएंगे 9995। इसमें से 4 को घटाओ तो 9009 है, यहाँ हो जाएगा 9005। यहाँ पर 9013 है, यहाँ पर हो जाएगा 9009। और यहाँ पर क्या है, 1005 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1001। अब ध्यान से देखो, आपको अब जो संख्याएं दी गई हैं वो 7, 11 और 13 तीनों से विभाज्य होनी चाहिए, और जो संख्या तीनों से विभाज्य हो जाएगी वही अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले अपन 11 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो ऑड पोजीशंस का योग अर्थात जो पहला, तीसरा, और जो इवन पोजीशन का योग अर्थात जो दूसरे नंबर संख्या दी गई है, चौथे नंबर दी गई है संख्या, उन दोनों का जो योग है और उन दोनों के योग करेंगे और फिर उन दोनों को घटा देंगे। जैसे इवन ऑड पोजीशन का योग 9, 9, 18 है, और इवन पोजीशन का योग 9, 5, 14 है। तो 18 में से अपन ने 14 को घटाया तो क्या आया, 4। तो जब ऐसा अपन करते हैं तो जो अंतर है ना, जो 4 निकल के आया, ये होना चाहिए। अगर 11 से डिविजिबल है तो ये 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तीनों ही नहीं है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर 11 से ही डिविजिबल नहीं तो ये अपना आंसर नहीं है। ये संख्या देखिए 9005। तो 9005 देखिए कि इसके ऑड पोजीशंस का योग कितना है, तो आप कहोगे 9, और इवन पोजीशंस का योग कितना है, 5। तो 9 में से 5 जाएगा 4। तो ये भी अपना आंसर नहीं है, क्योंकि इसका अंतर ना तो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है। इसको आप देखिए, ये दिया गया है 1, 1 और 0 1 होगा, और 1 और 0 1 होगा, और 1 में से 1 जाएगा 0। अर्थात इन दोनों का जो अंतर है, ऑड पोजीशंस का योग और इवन पोजीशंस का योग का जो अंतर है वो 0 है। अर्थात ये संख्या 11 से तो डिविजिबल है, लेकिन अपन पे 13 से चेक कर लूँ। 13 से चेक करेंगे तो 13 7 91, 13 7 91 के बाद 9 बचेगा, और फिर 13 7 91 13 से भी डिविजिबल है। अब 7 से चेक करो, 7 एकम 7 बचेगा 3, और 3 को उतारेंगे 0, 7 चौको 28, फिर बचेगा 2, 7 2 बचेगा, और फिर 7 3 21। तो अर्थात ये संख्या जो है वो तीनों से डिविजिबल है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है, तो एक साल पहले शहर की आबादी क्या थी। तो 5% की फ्रिक्शन कितनी होती है, तो आप कहोगे 5% की जो फ्रिक्शन होती है ना वो 1/20 होती है। तो मैं कहूँगा इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे इसका मतलब ये है कि अगर वर्तमान जनसंख्या 20 है तो एक साल बाद ये 21 हो गई होगी। ठीक है ना, यही होता है ना मतलब इसका। तो उसमें कहा गया है कि यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है, तो एक साल पहले की आबादी कितनी है। तो अब अपन इसको मान लेंगे कि ये अभी की आबादी है और ये एक साल पहले की। तो अगर ये अभी की आबादी है अर्थात 21 की वैल्यू है, 21 की वैल्यू कितनी है, अभी की आबादी 21 की वैल्यू है 1,85,220। तो अपन को निकाल ली है 20 की वैल्यू, क्योंकि एक साल पहले की, तो एक साल पहले की कम ही होगी ना। अभी की आबादी 21 है तो एक साल पहले की 20 ही तो होगी। 21 की वैल्यू 1,85,220, तो 20 की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
आपको या पर यहाँ से काट भी सकते हैं, लेकिन इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप जीरो को देख लीजिए, तो एक जीरो ए है, एक जीरो ए है, तो अर्थात जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में दो जीरो होंगे। तो पहला तो अपना उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में तीन जीरो है। अब दूसरी शर्त, जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो को छोड़ने के बाद आप देखिए कि ये दो है और ये दो है, तो दो दूनी चार, जो पहला डिजिट है वो चार होगा। तो दो जीरो के बाद जो पहला डिजिट है वो चार होगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन ने अल्टीमेटली इससे निष्कर्ष नहीं निकाला कि यूनिट डिजिट चार होगा, क्योंकि इसमें इक्कीस का भाग भी तो लग रहा है। ये अपन ने निष्कर्ष इसीलिए निकाला कि जो 1,85,222 है और ये जो 21 है ना, ये 7 × 3 है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये भी सम संख्या है। 1,85,220 और ये जो 20 है ये भी सम संख्या है। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल 4 से जरूर डिवाइजेबल होता है। तो इन दोनों जीरो को छोड़ दीजिए, ये जो संख्या है जो 64 4 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे है, तो इसीलिए ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 है। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ए एक लाइन खींची जाए एक चतुर्भुज की और ए एक लाइन खींची जाए, तो ए होता है समांतर चतुर्भुज, ए वाला, ए वाला, इसको अगर अपन नाम दें ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण की लंबाई अलग 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 होती है, लेकिन जो इस पॉइंट पर काटते हैं, तो अर्थात यहाँ पर अगर मैं जीरो दे दूं तो बी से लेकर ओ तक की लंबाई और ओ से लेकर सी तक की लंबाई बराबर होगी, सी ए से लेकर ओ तक की लंबाई और ओ से लेकर डी तक की लंबाई सेम होगी। अर्थात ये जो विकर्ण हैं समचतुर्भुज के वो एक दूसरे को बराबर बराबर डिवाइड करते हैं और जहाँ पर डिवाइड करते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। अब कहा गया है कि सबसे लंबा विकर्ण 18 है, तो अर्थात बी से लेकर सी तक सबसे लंबा विकर्ण है, तो ए बी से लेकर ओ तक की दूरी कितनी होगी, तो अभी मैंने बताया कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो बी से लेकर ओ तक की दूरी 8 होगी। एक भुजा की लंबाई अपन को 10 दी गई है, तो अभी राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, ये कोण 90 डिग्री है, ये भुजा 10 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी, तो आप बता दोगे कि ये 6 होगी। तो ये 6 है तो पूरा विकर्ण कितना होगा, तो पूरा विकर्ण होगा 12। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये 8 है बी से लेकर ओ तक, तो ओ से लेकर सी तक भी 8 ही होगा। तो एक विकर्ण निकल आया 16 और दूसरा विकर्ण निकाल लिया अपन ने 12। अब समचतुर्भुज का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। यहाँ पर d1 इंटू d2 है दोनों विकर्णों की लंबाई, तो 1/2, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 16 और दूसरे विकर्ण की लंबाई है 12, तो 2 से इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, और जब 16 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 96 आ जाएगा। 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही हैं, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। देखिए स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि एक ट्रेन यहाँ पर है, सपोज कीजिए आप, और इसकी जो लंबाई है वो क्वेश्चन में दी गई है 131, और एक दूसरी ट्रेन इसके सम्मुख ही आ रही है यहाँ पर, और इसकी लंबाई सपोज कीजिए उस क्वेश्चन में दी गई है 89 मीटर। तो इन दोनों ट्रेनों को एक दूसरे से पूरे तरीके से निकलने के लिए, अर्थात ये वाली ट्रेन यहाँ पर आगे निकल जाए और ये वाली ट्रेन यहाँ पर आगे निकल जाए, टोटल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो टोटल जो दूरी चलनी पड़ेगी वो चलनी पड़ेगी 131 मीटर और प्लस 89 मीटर। तो टोटल जो दूरी निकल के आएगी वो आएगी 131 प्लस 89 इज इक्वल टू 220। अर्थात ट्रेनों को जो दूरी चलनी है वो 220 मीटर चलनी है अगर एक दूसरे को पार करना है। अब दूसरी स्थिति के इन दोनों की जो चाल है वो दी गई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा
और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ट्रेनें दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, अर्थात ये वाली ट्रेन इस दिशा में और ये वाली ट्रेन इस दिशा में, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर सम्मुख होकर चल रही, अर्थात एक की दिशा इस साइड दूसरे की दिशा इस साइड है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ट्रेनों की चाल को जोड़ दिया जाता है। तो पहले की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो टोटल चाल कितनी निकल के आई, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 42 प्लस 30, जो निकल के आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये तो अपन को 220 मीटर दूरी दी गई है, क्योंकि 131 मीटर और 89 मीटर 220 मीटर होता है। तो अपन को अब समय ज्ञात करने के लिए जो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 72 में 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब 5/18 से गुणा करेंगे, 18 एकम 18, 18 चौका 72, 5 चौको 20, तो स्पीड निकल गई आई 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 220 मीटर की दूरी चलनी है। तो 220 मीटर की दूरी चलने में जो समय लगेगा वो लगेगा 220/20। तो 1 0 से 1 0 चले जाएगा, और 22/2, तो ये आंसर आ जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 11 सेकंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु और बेटी की आयु से 3 गुना अधिक थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु बेटी की आयु से 2 गुनी है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो 10 वर्ष पहले, 10 पहले वर्ष की जो मैंने छोड़ दिया, तो 10 वर्ष पहले पिता और बेटी की जो आयु का अनुपात था ना, बेटी का, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो वो था 3:1, अर्थात बेटी की उम्र 1 थी तो पिता की आयु 3 थी। और 10 बाद अर्थात 10 वर्ष बाद क्या स्थिति है, तो 10 वर्ष बाद स्थिति यह है कि पिता की आयु दुगनी है, अर्थात बेटी की 1 है तो पिता की 2 है। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद के बीच में अंतर कितना है, तो आप कहोगे 20 साल का अंतर है। जैसे मैं कहूँ 2010 से 10 साल पहले 2000, और 2010 के बाद 10 साल इस साइड तो 2020, तो 2000 और 2020 के बीच में कितना अंतर है, तो आप कहोगे 20 वर्ष का। तो यहाँ पर लिख देना है कि दोनों की आयु में ही 20-20 ऐड हुआ होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस 20 का गुणा 2 के साथ करेंगे, इस 20 का गुणा 1 के साथ करेंगे, तो 20 दूनी हो जाएगा 40, और 20 एकम 20, तो 40 में से 20 जाएगा तो क्या निकल के आएगा, आप कहोगे 20। सेम इसी प्रकार इस 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, और इस 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा। फिर 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 निकल के आएगा, अर्थात एक रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। तो एक रेशियो की वैल्यू 20 आ गई, अर्थात बेटी की इस एक रेशियो की वैल्यू 20 आ गई, अर्थात बेटी की जो आयु है बेटी की वो 20 वर्ष है। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो आप कहोगे 60 वर्ष। अब आप ध्यान से देखना, ये 10 साल पहले की है। अभी आयु क्या होगी, तो अभी आयु बेटी की जो है 20 से 30 हो गई होगी, और पिता की आयु कितनी हो गई होगी, पिता की आयु 60 से 70 हो गई होगी। तो इन दोनों का रेशियो निकल के आएगा 7:3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि p वर्षों में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अपन मूलधन को अर्थात प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो 10 साल बाद क्या हुआ, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या होगा कि 10 वर्ष बाद राशि दोगुनी होगी, तो अर्थात जो 100 है अमाउंट प्रिंसिपल, वो 10 वर्ष बाद 200 हो गया। तो ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे ब्याज मिला 100 का, 100 का ही तो ब्याज मिला। तो इसका मतलब ये है कि 10 साल में जो ब्याज मिलता है वो 100 मिलता है, तो अगले 10 साल में कितना मिलेगा, तो अगले 10 साल में 100 और मिल जाएगा। तो टोटल ब्याज 20 साल में कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 200 ब्याज मिल जाएगा, और जो वो अमाउंट है वो तो सेम रहेगा ही। तो अमाउंट कितना है, तो आप कहोगे अमाउंट 100 का 100 सेम ही है। तो टोटल जो कितना हो जाएगा, ब्याज ब्याज 200 है और जो प्रिंसिपल है वो 100 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल 300 हो जाएगा, अर्थात प्रिंसिपल का 3 गुना।
तो प्रिंसिपल का 3 गुना ऑप्शन नंबर सी में है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है, मतलब यही क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्या कहा गया है कि पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पाइप ए और पाइप सी, पाइप ए नहीं, पाइप ए के साथ पाइप बी को दिया गया पहले, तो अगर पाइप बी को अगर 4 घंटे लगते हैं तो पाइप ए को 1 घंटा लगता है। यही तो कहा गया है कि 1/4 समय लगता है बी का, अर्थात तो अगर बी को 4 घंटे लगते होंगे तो ए को 1 घंटा लगता होगा। और फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया कि पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना अधिक समय लेता है। तो 3 गुना अधिक समय लेता है, इसका क्या मतलब है, अगर पाइप ए को अगर 1 घंटा लगता है तो पाइप सी को कितना लग रहा होगा, 3 घंटा। तो इनका जो समय का रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 3:1:4। तो समय के रेशियो से अपन इनको क्षमता का रेशियो, जिसे एफिशिएंसी का रेशियो कहा जाता है, वो कैसे निकालेंगे। तो 3, 1 और 4 का एलसीएम क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे इनका एलसीएम निकल के आएगा 12। 12 में 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 1 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। और 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो सी ए और जो बी की जो क्षमता है वो जो निकल के आई, क्या निकल के आई, क्षमता का रेशियो क्या निकल के आया, तो आप कहोगे 4:12:3। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में एक टंकी को पूरा भर सकते हैं। फिर कहा गया है कि यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब तीनों को खोला जाता है तो टंकी 24 घंटे में भर जाती है, और अगर सी वाले को खोला ही ना जाए तब कितना समय लगेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो 4 की एफिशिएंसी के साथ 24 घंटे में सी ने कितना टंकी को भरा होगा। तो आप कहोगे कि 4 की एफिशिएंसी के साथ 24 घंटे में टंकी को इसने 96 भरा होगा, यही तो होगा। तो मैं कहूँगा इस 96 को ए और बी को करने में और कितना समय लगेगा, क्योंकि 24 घंटे तो इन्हें लगेंगे ही लगेंगे, तो और कितना समय लगेगा। तो 1 घंटे में 12 और 3 15 भरते हैं ये, तो 96 भरने में कितना समय लगेगा, 15 छक्के 90 और बचेगा 6, 6 पे 1 जीरो लेंगे तो 15 चौका 60, तो 6.4 घंटे लगेंगे। तो 24 घंटे बे जो वो ए और बी साथ में शुरू में कर रहे हैं और सी के ना करवे के बाद 6.4 घंटे और लग जाएंगे, तो टोटल समय लगेगा 30.4। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस को अपन ने कंप्लीट कर लिया है, तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। अपन ने 10 सेट को करेंगे, तो ये अपना पहला सेट कंप्लीट हुआ।